गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ डायरी के पन्ने एन फ्रैंक द्वारा लिखित। यह डायरी 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 के बीच लिखी गई थी। इसमें एन फ्रैंक ने अज्ञातवास के दौरान बिताए गए पलों का विवरण दिया है। तो आप जानते हैं कि यह डायरी उसके पिता ने अज्ञातवास के दौरान उसके पिता ने एन फ्रैंक को 13वें जन्मदिन पर उपहार स्वरूप दी थी। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार एन फ्रैंक उस डायरी में अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है, और क्योंकि वो बताती है कि उसको समझने वाला, की भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है, इसलिए अपनी प्यारी किट्टी को संबोधित करते हुए डायरी लिखती है। एन फ्रैंक के बारे में हम बता चुके हैं, उसके परिवार के बारे में बता चुके हैं कि अज्ञातवास में किस प्रकार 2 परिवार रहे। और आप जानते हैं कि 1939 से 45 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध चला, और 1939 में हॉलैंड पर जर्मनी ने कब्जा किया, नाजियों ने कब्जा किया, तो एन फ्रैंक के परिवार को छोड़ करके नीदरलैंड जाना पड़ा। वहाँ पर एक सीक्रेट एनेक्सी में, गुप्त एनेक्सी जिसको नाम दिया गया है, वहाँ पे उनको छुप कर रहना पड़ा। उनके जो पिता थे ऑटो फ्रैंक काफ़ी प्रॉस्पेरस व्यक्ति थे। उनका अपना व्यापार था, जैम बनाने का कारखाना था, और उन्होंने जब उनको पता चला कि नाजियों का आक्रमण हो गया है, तो सभी बड़े व्यथित हुए, परेशान हुए, और वो अज्ञातवास में चले जाते हैं। वहाँ पर जो ऑटो फ्रैंक होते हैं, वहाँ पर वो चुपचाप रहते हैं अपने परिवार के साथ। वहाँ कुछ मददगार रहते हैं, जैसे उनके जो कर्मचारी रहते हैं बेप, मिएप और मिस्टर कुगलर, ये उनके मददगार रहते हैं। यहाँ पर उन लोगों को 1941 से पीला, एक प्रकार से चमकता हुआ पीला सितारा गले में डालकर या बाँह में बांध कर रहना पड़ता था। और जब वो पकड़े जाते हैं किसी के कहने पर, 4 अगस्त 1944 को जब वो पकड़े जाते हैं, तो पकड़ने के दौरान इनको ठूस करके मालगाड़ियों में, ट्रकों में ले जाया जाता है। पुरुषों को अलग कर दिया जाता है, महिलाओं को अलग। एन फ्रैंक और उसकी बड़ी बहन मार्गोट को अलग किया जाता है, और जो उसके पिता हैं और पत्नी हैं, उनको ऑश्विट्ज़ बिर्केना यातना शिविर में रखा जाता है, और जो उसकी बेटी है और दोनों बेटियां हैं, उसको दूसरे जेल में रखा जाता है। वहाँ पर दूसरी जेल में जहाँ एन और उसकी बहन होती है, वहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी बचपन की सहेली, साथ पढ़ने वाली हनेली गोसलर से होती है। जहाँ पर एन को रखा जाता है, वहाँ उसकी मुलाकात बचपन की फ्रेंड हनेली गोसलर से होती है। हनेली गोसलर से उसकी बहुत सारी बातें होती हैं, और बातें होती हैं तो बाद में वो जो हनेली गोसलर होती है वो जीवित बच जाती है, और वो लोगों से बताती है कि जब मैंने देखा, उससे बातें की, तो जो एन फ्रैंक थी बहुत दुबली हो गई थी, बहुत बीमार थी, उसकी बहन भी बीमार थी। बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, माँ की मृत्यु हो जाती है। जो जितने भी 8 व्यक्ति थे एन फ्रैंक का परिवार, और वान दंपत्ति, पीटर, और 8वें उनके फ्रेंड थे मिस्टर डसेल, कि पिता ऑटो फ्रैंक को छोड़ करके सभी की मृत्यु हो जाती है, और बड़ी ही दर्दनाक मृत्यु होती है। हिटलर इनको बहुत ही बड़ा ही क्रूर और नृशंस व्यवहार करता है। ये लोग वहाँ पे बड़ी ही गंदगी में और बड़ी ही पीड़ा में रहते हैं। संभवतः ये कहा गया है कि एक साइनस नामक बीमारी, संक्रमित बीमारी से इसकी मौत हो गई थी। पहले इसकी बहन की मृत्यु होती है, उसके कुछ दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। 1945 में जब फ्रांस और ब्रिटेन आक्रमण करते हैं और नाजियों को पराजित होना पड़ता है, तब जाकर के उसके पिता छूट आते हैं। वो पता करते हैं, तो पता लगता है उनको कि उनकी पत्नी नहीं रही। बेटियों के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो बाद में वो अपने उसी छिपने वाले स्थान पर आते हैं, एनेक्सी में, गुप्त एनेक्सी में। वहाँ पर जो मिएप होते हैं, जो उनके मददगार होते हैं, वो उनसे वो बात करते हैं, और वो उनको, मिस्टर मिएप उनको डायरी देते हैं। डायरी को देखते हैं, और वो उनको याद आता है कि जो
की बेटी थी, एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार, और उसके बाद एक प्रसिद्ध लेखिका बनने की उसकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी। उसको 1947 में छपवाने का प्रयास करते हैं, किताब छपती है, पब्लिश होती है। और आज जिस मकान में वो रहते थे, उस मकान में ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये जिसका सीक्रेट एनेक्सी नाम दिया गया है, और यहीं पर वे ऊपरी मंजिल में वो छिपे रहे। ये डायरी है जो उसके पिता ने दी थी 13 वर्ष में, और इस डायरी में उसने इस प्रकार से बयां किया है, उन बीते दिनों की बातों को उसने लिखा है। कुछ चित्रों का संग्रह। ये परिवार है, ऊपर टोनी फ्रैंक है, बेटी है, दूसरी बेटी मार्गोट है, उनकी पत्नी है, नीचे वान दंपत्ति है और उनका बेटा है, और एक 8वें व्यक्ति हैं मिस्टर डसेल। तो ये परिवार अज्ञातवास के दौरान छिपा रहा। इस चित्र में देख सकते हैं कि डायरी इस प्रकार से जो एन फ्रैंक है अपने कमरे में रहती थी, तो उस कमरे में उसको शौक था एक एक्ट्रेस की तस्वीरों को इकट्ठा करने का, और वो तस्वीरों को चस्पा कर देती थी दीवालों में। और यहाँ पर वे कर्मचारी हैं एन फ्रैंक के, और जो उसके साथ में रहते थे, व्यापारिक साझेदार थे, उनका चित्र है। ये वो चित्र है, एक मानचित्र है जिसमें एन फ्रैंक निशान लगा देती थी, मार्क कर देती थी रेड से, जहाँ जहाँ पर मित्र देशों की सेनाएं, ये ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं पहुँचती थी। उसकी इच्छा होती थी कि जल्दी से जर्मनी हार जाए और ब्रिटेन और ये फ्रांस ये जीतें, ताकि जर्मनी या हिटलर के आतंक से मुक्ति मिले। तो ये एक प्रकार से उसकी धरोहर है, एन फ्रैंक की विरासत है, धरोहर है, जो एक इतिहास का रूप ले चुकी है। तो अगले पन्ने में हम पढ़ते हैं कि 13 जून 1944 को लिखती है एन फ्रैंक अपनी गुड़िया को संबोधित करते हुए, मेरी प्यारी किट्टी, अब मैं 15 वर्ष की हो गई हूँ। जन्मदिन पर ढेर सारे उपहार मिले हैं। उपहारों में पुस्तकें, बेल्ट, रुमाल, दही, जैम, बिस्किट, ब्रेसलेट, स्टिकर एल्बम, बायोमाल्ट, मीठे मटर, मिठाई, लिखने कॉपियाँ, चीज के स्लाइस व गुलदस्ता हैं। मौसम खराब है, हमले जारी हैं। तो उपहार में जो जो मिला है उसका वो विवरण लिखती है। कल चर्चिल, स्मर्ट्स, आइजनहावर तथा आरोमोल्ड उन फ्रांसीसी गांवों में गए थे जो ब्रिटिश कब्जे से मुक्त हुए हैं। चर्चिल को डर नहीं लगता है, वह जन्मजात बहादुर है। 1939 में जब विश्व युद्ध शुरू होता है, द्वितीय विश्व युद्ध, तो फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर के हमला करते हैं यहाँ पे हॉलैंड को मुक्त कराने के लिए। ब्रिटिश सैनिक अपने मकसद को पूरा करने में लगे हैं। हॉलैंड वाले कुछ लोग ब्रिटिश द्वारा कब्जा किए जाने के पक्ष में नहीं है। हॉलैंड जो डच के लोग हैं वो नहीं चाहते कि ब्रिटिश कब्जा करें, वे केवल इतना चाहते हैं कि ब्रिटिश लड़ें, संघर्ष करें, हॉलैंड को आज़ाद कराने के लिए शहादत दें और आज़ादी के बाद हाथ जोड़कर माफ़ी मांगकर डचों को हॉलैंड छोड़कर लौट जाएं। जो हॉलैंड वासी हैं वो सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटिशर्स भी हम पर कब्जा कर लें, इसलिए वो सोचते हैं कि वो हमें आज़ाद कराएं लेकिन हम पर शासन न करें। तो आगे लिखती है कि एन फ्रैंक लिखती है कि इन मूर्खों को यह पता नहीं है कि यदि ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो हॉलैंड जर्मनी बन जाता। जैसे कि इसके पहले प्रथम विश्व युद्ध में वर्साई की संधि होती है और बहुत ही नीतियां और नियम थोप दिए जाते हैं जर्मनी पर, हिटलर पर। तो उससे नाराज होकर वो बहुत ही नाखुश हो रहता है, तो वो आक्रमण करना चाहता है, इन देशों को पराजित करना चाहता है। तो वो लिखती है कि इन मूर्खों को पता नहीं कि ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो हॉलैंड जर्मनी बन जाता। ब्रिटेन से नफरत करने वाले जर्मनों से भी नफरत करने वाले डच लोगों को समझाने की जरूरत है। जर्मन आक्रांता है, ब्रिटेन रक्षक है। तो समझाना चाहती है ऐसे लोगों को कि ब्रिटेन सचमुच में आक्रांता नहीं है, आक्रांता तो हिटलर है और उसी से बचने की जरूरत है, ब्रिटेन तो हमारा रक्षक है। आगे लिखती है, मैं हर समय अपनी इच्छाएं, विचार, आरोप, डांट फटकार में डूबी रहती हूँ। मैं अपनी कमजोरी जानती हूँ कि खुद को बदलना चाहती हूँ और मुझे विश्वास है कि बदल जाऊंगी। लोग मुझे अक्खर समझते हैं। मिसेज वान दान और मिस्टर डसेल जैसे जड़ बुद्धि मुझ पर हमेशा
आरोपों की बौछार करते रहते हैं। मिसेज वान दान मुझे अक्खड़ समझती है क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा अक्खड़ है। वह मेरी पोशाक छोटी समझती है क्योंकि उनकी पोशाकें और भी छोटी पड़ गई हैं। वह मुझे 30 मार्खा समझती है जबकि अपने आप को कुछ ज़्यादा ही 30 मार्खा समझती है क्योंकि वह उन विषयों पर मुझसे ज़्यादा दुगना बोलती है जिनके बारे में वह खाक भी नहीं जानती है। किंतु मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि मैं सब कुछ जानती हूँ। वो उसको जो भी रहने वाले लोग हैं, एकांतवास के दिन हैं, वही 8 लोग हैं, तो सबकी वो डांट फटकार सहती है। बता चुके हैं कि माँ से भी उसकी नोक-झोंक होती रहती है, बहन से भी होती रहती है नोक-झोंक, और सभी लोग उसको डांटते फटकारते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता है। आशा है ये पाठ आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।